फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉसदेव ऑनलाइन क्लासेस में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये भारत देश है, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी दिशा में स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो ये भारत है, भारत एशिया महाद्वीप के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिणी दिशा में स्थित है। ठीक है, भारत क्या है? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,200 वर्ग किलोमीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए कि भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि भारत की लंबाई कितनी है और भारत की चौड़ाई कितनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, लंबाई कहाँ से नापी जाती है? उत्तर से दक्षिण तक। तो लंबाई की यहाँ से नापेंगे उत्तर से, और यहाँ नीचे होगा दक्षिण, ऊपर होगा उत्तर। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर भारत की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई नापी जाती है पूर्व से पश्चिम तक। ठीक है ना, पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई। तो ये हो गया आपका पूर्व और यहाँ आपका पश्चिम। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत की लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है? भारत की चौड़ाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। कितना? 2.4% भारत का विश्व का स्थलीय क्षेत्रफल का प्रतिशत है। अब देखिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न बनता है बार बार परीक्षा के लिए कि भारत विश्व के क्षेत्रफल में कितना स्थान प्राप्त करता है, यानी कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? 7वां स्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इनको एक एक क्रम से देखते हैं कि क्षेत्रफल में भारत का 7वां स्थान है तो पहला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या में दूसरा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल में जो भारत से आगे हैं, पहला आता है रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान प्राप्त करता है। दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठवां है आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका भारत। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान किस देश का है? तो रूस का, दूसरा कनाडा का, ठीक है, छठवां है ऑस्ट्रेलिया और सातवां है भारत का। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और बनता है हमारा कि भारत के पूर्व में कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। ठीक है, भारत के पूर्व में कितने राज्य हैं? 7 राज्य। ये मान के चलिए, ये वाला एरिया को मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वाले एरिया में पूर्व में 7 राज्य हैं और इन 7 राज्यों को कहा जाता है 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनें। ठीक है, तो कहीं बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि 7 सिस्टर के नाम से किन राज्यों को जाना जाता है? तो किन को जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती है फ्रेंड्स। और ये कहाँ पे हैं? तो ये वाला जो एरिया मैं आपको लाल करके दिखा रहा हूँ, इस वाले एरिया में, इस एरिया को हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, हम भारत की स्थिति को देखेंगे। भारत की स्थिति, पहले सबसे पहले मैं आपको एक थोड़ा ग्राफ बता देता हूँ कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक हो गया, यानी कि पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशाएं हैं। तो भारत कहाँ पे है? इस एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे है भारत। तो ये हमारा उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। ठीक हो गया, तो ये आपका क्या है? उत्तर, और ये आपका पूर्व। तो ये भारत किस दिशा में है? उत्तर पूर्व में। ठीक है ना, उत्तर पूर्व में क्या है? भारत है। अब देखिए, इसको आसानी से समझते हैं कि भारत क्या है, भारत की स्थिति कैसी है? उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। तो कई बार यहीं से प्रश्न बनता है कि भारत
किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक हो गया। अब देखते हैं इसकी अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितने हैं, देशांतरीय विस्तार कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक हो गया। अब देखो इसको सरल भाषा में कैसे समझेंगे कि 8 डिग्री 4 यानी कि नीचे दक्षिण में 8 डिग्री 4 से उत्तर में 37 डिग्री 6, तो इसको भी उत्तरी मानेंगे और इसको भी उत्तरी मानेंगे क्योंकि भारत क्या है, उत्तर में है। ठीक हो गया। तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी अक्षांश पर। अब जो देशांतर है यह कितने हैं, 68 डिग्री से, यहाँ से 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री, 97 डिग्री कहाँ पर, यहाँ पे होगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक हो गया, ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत की जो पड़ोसी देश है यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ठीक हो गया। तो भारत के जो 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कितने ऐसे देश हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं, तो 7 हैं। 2 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो जल से जुड़े हुए हैं और 3 ऐसे देश हैं यानी कि ऐसे पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल एवं जल से जुड़े हुए हैं, दोनों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि स्थल से कितने देश जुड़े हुए हैं, 7 जुड़े हुए हैं। जल से कितने देश जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। और जल एवं स्थल से कितने जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा भारत है, इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है क्या है, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। यानी कि स्थलीय सीमा कहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से, गुजरात से, यहाँ से, और ये बिल्कुल यहाँ तक इसकी स्थलीय सीमा है। ठीक है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई यहाँ पे कितनी आ जाती है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई अधिक यानी कि सबसे अधिक किस देश के साथ बनती है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ। ठीक है ना, स्थलीय सीमा की लंबाई जो सबसे अधिक बनती है वो बांग्लादेश के साथ बनती है। कितनी बनती है, 4,096। ठीक है ना, 4,096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ बनती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे कम किसके साथ बनती है, अधिक बनती है, सबसे ज़्यादा बनती है किसके, बांग्लादेश के साथ। और स्थलीय सीमा की लंबाई सबसे कम बनती है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है ना, कितनी बनती है वहाँ पे, 106 किलोमीटर, केवल 106 किलोमीटर। तो ये भी बिल्कुल आपको क्लियर होना है कि सबसे अधिक आपकी बनती है किसके साथ सबसे अधिक बनती है बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर, और सबसे कम बनती है अफगानिस्तान के साथ कितनी, 106 किलोमीटर तक। अब अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड्स हमारा कि भारत की जलीय सीमा, जो भारत की जलीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है, 6100 किलोमीटर है। ठीक है ना, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई आपने देखी 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब देखो, यदि भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई यानी कि द्वीपों सहित यदि द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो कितनी है, तो यह है फ्रेंड्स 7,516.5 किलोमीटर, यानी कि 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। तो ये भी बिल्कुल आपको याद होना है कि केवल प्रश्न अगर ये पूछता है कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप यहाँ पे 6100 किलोमीटर लिखेंगे। यदि लिखेगा कि संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप लिखेंगे 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इसमें द्वीपों को भी मिलाया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा भारत के पड़ोसी देशों की 7 जो सीमा रेखाएं बनाई गई हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डूरंड रेखा। देखिए फ्रेंड्स, इस रेखा का जो डूरंड रेखा का जो निर्माण किया गया सन 1896 में किया गया था। कब किया गया था, 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के बाद वर्तमान में यह रेखा
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो यहाँ से भी प्रश्न घुमा के बन सकता है कि डूरंड रेखा का निर्माण कब हुआ? 1896 में हुआ। और निर्माण किस देश के बीच हुआ था? अगर प्रश्न ये बनता है कि डूरंड रेखा का निर्माण किन देशों के बीच हुआ था, तो आपका आंसर होगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और यदि यहीं पे घुमा के प्रश्न बनता है कि वर्तमान में डूरंड रेखा किन देशों के बीच है, तो भारत और नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सॉरी फ्रेंड्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वर्तमान में है। ठीक हो गया। यदि वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यदि निर्माण की बात करेगा कि डूरंड रेखा का निर्माण किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपकी डूरंड रेखा। दूसरी रेखा है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, तो यह जो रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था 1947 में। कब हुआ था? 1947 में। 1947 में यह इस रेखा का निर्माण किसने किया था? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था रेड क्लिफ रेखा का निर्माण। तो यानी कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इस रेखा का निर्माण किसने किया? सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसी कारण इस रेखा का नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ रेखा पड़ा। ठीक है ना। और यह रेखा किसके बीच है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, रेड क्लिफ रेखा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार प्रश्न में आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न कि रेड क्लिफ रेखा का निर्माण कब हुआ? तो 1947 को हुआ। किसके द्वारा हुआ? तो सर रेड क्लिफ के द्वारा हुआ। और किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और रेखा है जो कि मैकमोहन के नाम से जानी जाती है। मैकमोहन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस रेखा का निर्माण, जो मैकमोहन रेखा है, इस रेखा का निर्माण कहाँ पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। कब? 1914 को, सॉरी फ्रेंड्स, बार बार 1947 आ रहा मुँह पे। मैकमोहन रेखा का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में सन 1914 को सर मैकमोहन द्वारा किया गया था। ठीक है ना। मैकमोहन रेखा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सर मैकमोहन द्वारा किया गया। इसी कारण इस रेखा का नाम क्या पड़ा? मैकमोहन रेखा पड़ा। ठीक है ना। और यह रेखा किसके बीच है? तो भारत है और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा है। तो यहाँ से भी पर कई बार प्रश्न बनता है कि मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ? तो 1914 को हुआ। किसके द्वारा हुआ? सर मैकमोहन के द्वारा हुआ। ठीक है। इसी कारण इसका नाम मैकमोहन रेखा पड़ा। और किन दो देशों के बीच है मैकमोहन? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है कि पाक जल सीमा, ठीक है ना, पाक जल सीमा, पाक जल सीमा या पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? पाक सीमा या पाक जल संधि। तो यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। पाक में यानी कि पाकिस्तान यहाँ पे हल कर देता है क्वेश्चन को। तो या आप पाकिस्तान नहीं करेंगे, पाक जल सीमा यानी कि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है ना, भारत और श्रीलंका के बीच है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और आता है कि भारत के जो अंतिम सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु से भी प्रत्येक परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन है, उत्तरतम बिंदु, पश्चिम बिंदु, पूर्वी बिंदु और मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन है। तो अधिकतर बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और यह कहाँ है? तो यह ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो कई बार यहीं से प्रश्न बनता है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। इसको पिगमिलियन नाम से भी जाना जाता है। यदि इंदिरा पॉइंट नहीं दिया होगा, कई बार इस प्रकार भी क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, और यहाँ पे इंदिरा पॉइंट को नहीं देगा और पिगमिलियन को देगा, पिगमिलियन पॉइंट को। तो इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब ये जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पे है? तो ये ग्रेट निकोबार में है। ये भी आपको याद रखना है कि जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। अब आता है फ्रेंड्स उत्तरतम बिंदु, जो उत्तरी बिंदु है वह कौन है भारत का? तो वह है इंदिरा कोल। ठीक है ना। भारत का जो उत्तरतम बिंदु है वह कौन है? इंदिरा कोल है, और यह जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। अब है पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन है? तो इसको बोलते हैं गौर माता।
गौर माता, या कहीं पे गौर माता ना लिख के सर क्रिक भी लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपको दोनों याद रखने हैं, गौर माता आएगा तो आपको गौर माता ऑप्शन करना है, या सर क्रिक आएगा तो आपको सर क्रिक करना है। और यह कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ठीक है ना। गौर माता गुजरात में, सर क्रिक गुजरात में। पश्चिमी बिंदु कौन है, गौर माता यानी सर क्रिक है। अब आता है पूर्वी बिंदु। तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबुतु है, किबिथु, ठीक है ना। उसको कहीं पर अगर किबुतु नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे वालांगू लिखा होगा, वालांगू। और यहाँ कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल ये 4 बिंदु आपको याद रखने हैं। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोर है, पश्चिमी बिंदु गौर माता या सर क्रिक है, और पूर्वी बिंदु किबुतु या वालांगू है। और ये किस किस राज्य में है ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5वां, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना होगा कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो ये कौन होगा, कन्याकुमारी होगा फ्रेंड्स। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है। यदि क्वेश्चन इस प्रकार घुमाएगा कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कौन होगा, कन्याकुमारी होगा। और यह कहाँ पे है फ्रेंड्स, आपका ये कोरोरिन अंतरिम यानी कि तमिलनाडु में है फ्रेंड्स, ठीक है ना। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न इंडिया ज्योग्राफी से बनते हैं कि कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, कितने राज्यों को काटती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं कर्क रेखा को। तो कर्क रेखा सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कितने पे है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और यह भारत के 8 राज्यों को काटती है, ठीक है ना। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के कौन से राज्य हैं कि जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और 4 ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि जो भारत से होकर गुजरती है, तो उनमें से एक दे देगा ऑप्शन में। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि कौन से राज्य हैं जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इसकी ट्रिक क्या है, गुराम छजा पत्रिमी, गुराम छजा पत्रिमी, यानी कि गु से जगह गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, ठीक है। तो किस प्रकार याद रखना है, 8 राज्यों को गुजरने वाली गुराम छजा पत्रिमी, गुराम छजा पत्रिमी, यानी कि आप 2-3 बार इसको लगातार बोलेंगे, गुराम छजा पत्रिमी, गुराम छजा पत्रिमी, तो आपको आसानी से हो जाएगा। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, गुराम छजा पत्रिमी। तो यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए फ्रेंड्स, एक शहर भी होकर गुजरती है, एक शहर से होकर गुजरती है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा कलर इसलिए किया था झारखंड को, कि झारखंड की राजधानी है रांची। तो रांची एक शहर है और यहाँ से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो किस शहर से होकर गुजरती है, तो झारखंड में रांची से होकर गुजरती है। तो शहर का नाम क्या हो जाएगा, रांची हो जाएगा आपका। अब देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न अब यहाँ से बनते हैं कि भारत का मानक समय से भी बार बार एग्जाम में हमारे प्रश्न बनते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया, इलाहाबाद से। इलाहाबाद के किस स्थान से, नैनी, ठीक है ना, नैनी। तो भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। और जो भारत का मानक समय है वो कितना है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बिल्कुल ये भी आपको याद रखना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर स्थित है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच समय है, भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय है, तो उसमें कितने घंटे का फर्क है, तो 5.5 घंटे का, ठीक है ना, 5.5 घंटे का फर्क है। यानी कि 5 घंटे आगे है भारत का ग्रीनविच से समय, ठीक हो गया। भारत का समय ग्रीनविच से कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत का जो मानक समय है यानी कि जो समय रेखा है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। जो एक रेखा गुजरती है ना भारत की मानक समय की जो रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है आपकी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो हमारा मानक समय, भारत की जो मानक समय रेखा है
कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? तो ये आपका है यूपी, एमपी, एपी, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये पीपी वाले कितने हो जाएंगे? ये पीपी वाले हो जाएंगे यूपी, एमपी, एपी। ये बिल्कुल आपको याद रखना, यूपी, एपी, एमपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 3 तो ये हो गया। और छत्तीसगढ़ आपको याद रहेगा, और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आपको याद रहेगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यूपी, एमपी, एपी 3 हो गए, और उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो कई बार यहीं से प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का जो मानक रेखा है, मानक समय की जो रेखा है, इनसे होकर गुजरता है। ठीक है, तो दे देगा इन 5 राज्यों को, और कुछ इसमें और भी डाल देगा। तो ये इस पर बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन राज्य हैं। तो यूपी, एमपी, एपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला बनता है हमारे यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये आपका गुजरात है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की जो लंबी तट रेखा वाला राज्य है वह कौन है? तो यह है आपका गुजरात। और सबसे कम छोटी तट रेखा वाला है वो है आपका गोवा। ठीक है ना, सबसे कम तट रेखा वाला कौन है? गोवा है। सबसे अधिक राजस्थान है, और छोटी वाले गोवा है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला आंध्र प्रदेश है। तो ये भी बिल्कुल आपको इस प्रकार से पढ़ना है फ्रेंड्स। क्रॉस क्वेश्चन पढ़ना होगा। क्रॉस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे देखो कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। और छोटी तो आपको याद है गोवा। गोवा छोटा है, बड़ा तट रेखा वाला गुजरात है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो आंध्र प्रदेश की है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और यहाँ से भी बनता है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु की दूरी, भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है? ग्लोब है, यानी कि पृथ्वी है। और ये हमारे क्या है? भूमध्य रेखा है। ठीक है, और ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश जो भी है। ठीक हो गया। और हमारा भारत कहाँ पे? यहाँ पे, ये इस वाले एरिया में हमारा क्या है? भारत है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश है। अब ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणतम बिंदु की दूरी है, यानी कि ये वाली दूरी कितनी है भारत की? तो कितनी है? 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर भारत की दक्षिणतम बिंदु की दूरी है, 876 किलोमीटर। तो ये प्रश्न थे फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि इंडिया ज्योग्राफी से आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारा यूट्यूब चैनल वासुदेव ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।